Okay, so hello everyone. Welcome to yet another episode of You versus You. This is episode 11, and I'm Sonali Pandey. And welcome our super amazing guest, Amarjeet Singh Chawla, who is also known as 46. So, yeah, his hard work and dedication is beyond imagination. So, he's suffering from macular degeneration, which is an eye disease, which uh, means कि इसके अंदर vision loss होता है धीरे धीरे and he started running at the age of 48 and completed 130 half marathons till date, which is amazing. I think it is incredible and beyond imagination. Nobody can't even think of doing that. So also he received many awards and achievements and also got featured in many videos, magazines, interviews. And और सबसे बड़ी बात ये है कि he is a motivational speaker. He is the only visually impaired person to run and walk from Mumbai to Pune, which is approx 160 kilometers. Also, he also done paramotor at the altitude of 1,000 feet above the sea level. He is also the only visually impaired person to scale 19,830 feet high Dolma Pass in Kailash Parikrama Tibet. And also इतना ही नहीं, इन्होंने रैपलिंग की हुई है if I'm not wrong sir, महाराष्ट्र में रैपलिंग की हुई है and he is the only visually impaired person to complete the rafting, like so wonderful. So he is the pillar of extreme strength and motivation. Please welcome Amarjeet Singh Chawla. Thank you so much sir for joining us. Good evening. Thanks a lot. Sir, I would like you to introduce yourself एक बार अपने वर्जन में. मैं तो बस चीजें जो मुझे पता है I say that. आप प्लीज अपने हिसाब से अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए एक बार. मैं सब दर्शकों को पहले तो नमस्ते कहूँगा. Good evening to everyone, all those who are watching and listening to me. अब जैसे सोनाली ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है, ये सब चीजें तो मैंने की हैं, लेकिन इन सब चीजों के पीछे मेरी फैमिली और प्रभु का बहुत बड़ा हाथ है. उनकी कृपा के बिना कुछ नहीं है. टू स्टार्ट विद, मैं भी अगर शुरू के सालों में एक नॉर्मल बच्चा था. मेरी भी विजन थी, लेकिन 13 साल होते होते मेरी विजन खत्म होनी शुरू हो गई और 40 की उम्र में मेरी विजन टोटली खत्म हो गई थी. फिर उसके बाद मैं अपनी लाइफ में अपनी फैमिली के साथ सेट था, लेकिन कुछ करने की इच्छा मन में हो रही थी. एट द एज ऑफ 48 इन द ईयर 2004, जिसको कि मैं अपनी लाइफ का टर्निंग पॉइंट कहता हूँ, तब मैंने दौड़ना शुरू किया, तब मैंने ट्रैकिंग शुरू की, तब मैंने स्विमिंग शुरू की. और फिर उसके बाद तब से लेकर अब तक, जैसे सोनाली ने मेरी हाफ मैराथन आपको गिना दी 100, लेकिन उसके अलावा मैंने 10 किलोमीटर की दौड़ें भी दौड़ी हैं, 5 अल्ट्रा मैराथन दौड़ी हैं. और एक चीज और जो कि सोनाली ने बताया, मुंबई टू पुणे दौड़ने वाला मैं इकलौता ब्लाइंड हूँ. 160 किलोमीटर लगभग 33 घंटे में कंप्लीट किया था मैंने जी. इसके अलावा फिर सोनाली ने जैसे बताया भी कि मैंने डोलमा पास स्केल किया, तो वो मेरी हाईएस्ट एल्टीट्यूड जो मैंने स्केल किया वो है. लेकिन शुरू मैंने किया था सन 2004 में, और 2004 में मैंने शुरू किया और मैंने बहुत सारी पीक्स जो कि हिमालय में हैं और बहुत सारी पीक्स जो कि महाराष्ट्र में सह्याद्रीज में है वो मैंने स्केल की हैं. टू नेम सम, सारपास जो हिमाचल में है, फिर तपोवन जो कि उत्तराखंड में है. ऐसे बहुत सारी मैंने पीक्स स्केल की हैं. फिर स्विमिंग भी मैंने उसी साल शुरू की थी, और मैं आपको बताते हुए बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मैंने अपने पहले ही अटेम्प्ट में ऑल इंडिया स्विमिंग कंपटीशन फॉर डिसेबल्ड ब्लाइंड कैटेगरी फ्री स्टाइल 50 मीटर्स में गोल्ड जीता था. और उसके बाद कंटिन्यू करते करते काफी मेडल जीते. मैंने बहुत सारे पहाड़ भी चढ़े, बहुत सारी दौड़ें भी दौड़ी, लेकिन मैं रुका कहीं, क्योंकि मन में कुछ कर गुजरने की इच्छा थी, इसलिए करता चला गया और अब भी कर रहा हूँ. अब तो लॉकडाउन होने की वजह से घर बैठे हैं,
लेकिन घर में अकेला से अपनी फैमिली के साथ बैठा ही नहीं रहता। इन दिनों में मैं वर्चुअल रन्स में कंसंट्रेट कर रहा हूँ और इन दिनों में जून से लेकर अब तक मैंने 14 हाफ मैराथन वर्चुअली दौड़ी हैं, 10 किलोमीटर की दौड़ें भी दौड़ी हैं। लेकिन 15 दिन के जो चैलेंज कह लीजिए रोजाना दौड़ना है, उसमें 131 किलोमीटर, 120 किलोमीटर और 121 किलोमीटर दौड़ चुका हूँ। यस, बहुत ही बेहतरीन सर। बहुत ही अच्छा लगा कि एक बहुत बड़ी बात होती है जब आप उठकर अपने आप आगे बढ़ते हो और सब चीजें करते हो। तो वो था आपका इंट्रोडक्शन सर। सर एक चीज होती है जो आपने बताई, मैक्युलर डिजनरेशन जो आपको है अभी, ये एग्जैक्टली क्या टर्म है, ये होता क्या है और क्या ये क्यूरेबल है और क्या ये बहुत ज्यादा कॉमन है? आप इसके बारे में सर कुछ बताइए। देखिए, शुरू में जब ये मैक्युलर डिजनरेशन डिटेक्ट हुआ था तब तो सिर्फ यही पता चला कि आंखों की एक बीमारी है और नॉन क्यूरेबल एलिमेंट है। बहुत इलाज कराए, जहाँ किसी ने बताया वहां जाते रहे। फिर फाइनली जब मैं डॉक्टर अग्रवाल आई इंस्टीट्यूट जो चेन्नई में है वहां गए इलाज के लिए, तो उन्होंने कहा इसका कोई इलाज तो है नहीं, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में नहीं है। मैंने उनसे डॉक्टर से एक ही बात पूछी, बोला ये है कि मुझे बताओ तो सही, ये किस चिड़िया को मैक्युलर डिजनरेशन कहते हैं। तो उन्होंने मुझे ये बताया, अपने जो ऑप्टिक नर्व स्टार्ट होती है रेटिना से, यानी आंख का जो पर्दा है वहां से जो ज्योति की नस चालू होकर ब्रेन तक जाती है, तो उस रीजन को मैक्युला कहा जाता है। और उस मैक्युला के रीजन में जो न्यूरो सेल होते हैं वो धीरे धीरे डेड होने शुरू हो जाते हैं, डिफ्यूज होने शुरू हो जाते हैं। तो आज तक ये रिकॉर्ड है कि चाहे वो आंखों के सेल हो, चाहे किसी भी तरह के सेल हो, जो एक बार डेड हो जाते हैं वो रीजनरेट नहीं होते, वो धीरे धीरे होते होते फाइनली हो गया, मतलब जिसको भी ये बीमारी हो जाती है उसकी फाइनल डेस्टिनेशन ब्लाइंडनेस ही होती है, टोटल ब्लाइंडनेस। और ये जैसे अभी आपने पूछा कि भाई ये कितनी कॉमन है, ये कॉमन नहीं है, बहुत कम लोगों को होती है, करीबन 5 से 7 लाख लोगों में एक को ही होती है। लेकिन जिसको भी हो जाती है आज नहीं कल उसको फाइनली ब्लाइंड होना ही पड़ता है। मैंने भी बहुत ट्रीटमेंट्स कराई, जैसे 13 साल की उम्र में डिटेक्ट हुआ, मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट्स कराई, चाहे वो एलोपैथी हो, नेचुरोपैथी हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेद हो, यूनानी हो, इवन स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट्स भी ट्राई की, लेकिन कुछ नहीं होना था, नहीं हुआ। मतलब फाइनल डेस्टिनेशन टोटल ब्लाइंडनेस। 40 साल की उम्र में मैं टोटल डार्कनेस में चला गया। जी। So, and how did you manage the situation while growing up? आप मतलब with macular degeneration, I know काफी टफ रहा होगा, तो how do you manage, like अभी भी, and how did you manage तब? जब शुरू हुआ था तब तो मैं स्टूडेंट था, धीरे धीरे के ब्लैक बोर्ड पे लिखी हुई चीजें नजर नहीं आती थी, तो अपने से भाइयों और घर वालों के मतलब अपने कजिन्स के मदद से मैंने जैसे तैसे मैट्रिकुलेशन यानी 11वीं क्लास पास की। फिर उसके बाद मैं पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाया, क्योंकि जब दिख ही नहीं रहा, और पढ़ाई के लिए तो दिखना बहुत जरूरी है, नहीं दिख रहा था, कंटिन्यू कर दी पढ़ाई। फिर धीरे धीरे अपने छोटा मोटा बिजनेस शुरू किया, और फिर उसके बाद शादी हो गई, और फिर उसके बाद यही था कि अपने काम धंधे में लगे हुए हैं, अपने परिवार के साथ अपना समय बिता रहे हैं, जैसे तैसे समय बीतता जा रहा था, तो उसी में अपनी लाइफ को सेट करके चलते जा रहे थे। इसके अलावा तो और कोई दूसरा चारा भी नहीं था। लेकिन जब 40 साल की उम्र में मेरी विजन जब टोटली खत्म हो गई, तो मैं बहुत डिप्रेशन में जाने की अवस्था में आ गया था। अब मेरी वाइफ ने मुझे, गुरप्रीत कौर चावला ने मुझे बहुत सहारा दिया। उसके पहले भी मेरे पेरेंट्स ने बहुत मदद की मुझे इलाज कराने में भी, और वो मेरे को इमोशनली बहुत एकदम हाई स्पिरिट में रखने की कोशिश करते थे। फिर मेरी वाइफ और मेरे पेरेंट्स की सहायता से जैसे तैसे मैं अपने डिप्रेशन में तो नहीं गया, लेकिन जो मेरा जिसको कि काले दिन कह सकते हैं मेरी लाइफ के, उसमें से उभर के आया। फिर मैं अपनी लाइफ में पहले की तरह सेट हो गया और अपनी जिंदगी को अपनी फैमिली के साथ व्यतीत करने लग गया। जी।
And how was the like normal life looked like in like while growing up in the early student life? या फिर क्या normal routine क्या रहता था तब आपका? और मतलब बड़े होते होते धीरे जब आपने जॉब करना स्टार्ट किया होगा तो आपका नॉर्मल जो रूटीन रहता था वो क्या रहता था सर? देखो, जैसे कि मैंने बताया कि मैं जब स्टूडेंट था तो उसमें तो यही होता था कि भाई घर से स्कूल के लिए गए, वहां पर नजर नहीं आता, लेकिन जो टीचर्स और सर सिखाया करते थे उसको ओरली ही मैं सुन के याद करने की कोशिश करता था। फिर जब भी समय मिलता था अपने सहपाठियों को कह के किताबों में से और नोटबुक्स में से पढ़वाता था, और घर आने के बाद फिर अपने कजिन्स को कह के उनकी हेल्प लेके मैंने स्टडीज कंप्लीट की। जैसे कि बताया कि फिर मैंने जॉब नहीं किया, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड रहा और अपने काम धंधे में चाहे तकलीफें होती थी लेकिन किसी न किसी की सहायता लेके मैं पहुंचता अपने दुकान पे और अपना कारोबार कर धीरे धीरे करते करते अपनी जिंदगी बिता था। उसमें अगर आप ये सोचोगे कि मेरी लाइफ बहुत स्मूथ जा रही थी, नहीं, बहुत कठिनाइयां होती थी। कई बार क्या, जैसे बाहर निकले हैं और मेरे साथ अगर कोई एस्कॉर्ट नहीं है तो बड़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि इनिशियल ईयर्स में क्या होता था कि धीरे धीरे नजर कम हो रही थी, तो पहले कुछ दिखता भी था और जैसे जैसे नजर कम होती गई तो बिना गाइड के, बिना एस्कॉर्ट के मैं मूवमेंट नहीं कर पा रहा था। और फिर फाइनली ये हो गया कि जब टोटल ब्लाइंड हो गया तब तो एकदम ही हो गया, बिना एस्कॉर्ट के पॉसिबल था ही नहीं। तो एस्कॉर्ट्स के सहारे मैं अपना काम धंधा भी कर रहा था और घर में भी आने के बाद घर वालों की मदद से ही मैं अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। और इस समय अगर आप ये बोलो कि भैया क्या परेशानियां तो खैर बहुत आती हैं, लेकिन उन परेशानियों से ऊपर उठ के अपना हौसला कायम रख के आगे बढ़ने की जो मन में इच्छा है, उसी के सहारे और प्रभु की कृपा से और घर वालों की मदद से ये मैं सब कर पा रहा हूँ। जी, आपने बहुत ही हिम्मत दिखाई सब चीजों में, आपने बहुत कुछ किया है जो कि मैं फिर से वही बोलूंगी कि क्योंकि अगर कंपैरिजन भी करें ना हम एक नॉर्मल इंसान में, भगवान ने आंखें दी हुई हैं उसको और बहुत हम लोग नहीं सोचते, इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते उन चीजों को जब तक वो चीज की इम्पोर्टेंस हमें दिखती नहीं है। पर आपके लिए वो चीज बहुत ज्यादा वैल्यू करती है, क्योंकि ना होते हुए भी आपने वो चीजें एक नॉर्मल इंसान सोचने में भी डरता है। फिलहाल हर कोई इतना कुछ करना हर किसी के लिए मतलब इतना सिंपल नहीं है, तो उसके लिए सर हैट्स ऑफ है आपको। सर, हाउ डू यू कोप अप विद द सिचुएशन जो चल रही थी उस टाइम, एंड जब धीरे धीरे विजन आपको पता था कि एक दिन, जैसे आप बताया 40 की जब उम्र थी आपकी तब विजन कंप्लीटली को आपने कैसे कोप अप किया 40 की एज में, जब आपको पता लगा कि विजन अब चला जाएगा पूरी तरीके से? तो जैसे कि पता था, डॉक्टर ने कह ही दिया था आज नहीं तो कल तुम्हारी विजन टोटली खत्म हो ही जानी है, तो धीरे धीरे मैंने अपने आप को मेंटली भी तैयार करना शुरू कर लिया था। लेकिन फिर फाइनली जब टोटली विजन खत्म हो गई, कहना और सोचना बहुत आसान होता है, लेकिन जब किसी के ऊपर कोई मुसीबत आती है उस समय की जो अवस्था होती है वो जिसके ऊपर होती है उसी को पता चलता है। फिर भी बिल्कुल जैसे मैंने बताया कि अपने परिवार वालों की सहायता से और अपने एस्कॉर्ट्स की सहायता से मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की और प्रभु की दया से स्ट्रॉन्ग बना रहा और आज तक यहाँ तक पहुंचा। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, और ये चीज बिल्कुल प्रैक्टिकल है। जब बीतती है तब आपको सच में पता लगता है। आप बहुत सही बोल रहे हो सर। सर, जब आप रनिंग स्टार्ट किया एट द एज ऑफ 48, वो कैसा था? आपकी लाइफ में रनिंग की शुरुआत कैसे हुई? तो जैसे कि मैंने बताया भी, कुछ मन में कुछ गुजरने की इच्छा थी, लेकिन क्या करें, ये स्टडीज इतनी की नहीं थी कि भैया क्या कुछ इंटेलेक्चुअल फील्ड में आगे बढ़ सकें, और दूसरा कोई हुनर हाथ में था नहीं। तो एक बार ऐसी हो गया, मेरे मोबाइल पे मैसेज आया था, रन टू रेज फंड फॉर द ब्लाइंड। और उसमें मेरे दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, दौड़ने से नेत्रहीनों के लिए फंड कैसे जुगाड़ किया जा सकता है, तो क्या करें क्या नहीं करें। तो यहाँ पर मुंबई में नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के ऑफिस में गए, मैंने पूछा जाके भी ये क्या है, तो उन्होंने कहा यहाँ मैराथन होने जा रही है मुंबई में, अगर आप उसमें हमारा बैनर लेके दौड़ते हो तो हो सकता है भाई नेत्रहीनों के लिए आप कुछ चंदा जमा कर सकें।
मैंने कहा ठीक है, ये तो आपने बता दिया, लेकिन मैराथन क्या होती है, क्योंकि उससे पहले कभी मैंने मैराथन का नाम सुना नहीं था, कभी दौड़ा नहीं था। तो उन्होंने एक ही बात कही, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग इज कॉल्ड मैराथन। मैंने कहा लॉन्ग डिस्टेंस मतलब कितना? तो उन्होंने कहा फुल मैराथन होती है 42 किलोमीटर। जबकि पहले दौड़े ही नहीं तो 42 किलोमीटर तो पॉसिबल ही नहीं था। मैंने मना कर दिया। फिर उन्होंने कहा हाफ मैराथन 21 किलोमीटर, वो भी मैंने मना कर दिया। फिर उन्होंने कहा एक कैटेगरी है ड्रीम रन, जिसकी दूरी है, डिस्टेंस है 7 किलोमीटर। तो मैंने सोचा चलो जैसे तैसे कोशिश करके ड्रीम रन तो कर ही सकते हैं, और मैंने अपने आप को रजिस्टर कर लिया ड्रीम रन के लिए। और मुंबई मैराथन उसी साल शुरू हो रही थी मुंबई में, पहला एपिसोड था उसका, और तब वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड वालों के नाम से चलता, स्टैंडर्ड चार्टर्ड मुंबई मैराथन। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वाले कुछ एम्प्लॉइज आते थे हम नेत्रहीनों को हेल्प करने के लिए, हमारी एस्कॉर्टिंग के लिए। तो मैंने अपने एस्कॉर्ट के साथ प्रैक्टिस की, और फाइनली ये क्या 2004 की फरवरी में मैंने अपनी पहली ड्रीम रन दौड़ी, और सक्सेसफुली दौड़ी। और उसके बाद ऐसा हो गया कि ये यार ज्यादा भी कर सकते हैं। फिर मैंने कोशिश करी, और उसी साल अक्टूबर के महीने में मैंने 12.5 किलोमीटर अपने एक एस्कॉर्ट तैयार किया, उसके साथ मैंने प्रैक्टिस की, और अक्टूबर के महीने में मैंने 12.5 किलोमीटर दौड़ी। फिर उसके अगले साल जब मेरी उम्र 49 की थी और साल था 2005, तब मैंने अपनी लाइफ की पहली हाफ मैराथन दौड़ी। और जैसे कि लोगों को आपने बता ही दिया कि तब से लेकर अब तक मैं दौड़ता चला जा रहा हूँ, 100 सक्सेसफुली हाफ मैराथन मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। जी बिल्कुल सर। 48 जो एज थी जिसमें आपने रनिंग स्टार्ट की, वो एक टर्निंग पॉइंट था आपकी लाइफ का, आपने बताया। और होना भी चाहिए, क्योंकि वो जो एक चीज होती है, आप अपनी लाइफ में आप अगर स्पोर्ट्स ले आते हो, फिटनेस ले आते हो, तो वो इंसान अंदर से बहुत खुश रहता है और बहुत फील गुड करता रहता है। तो कहीं ना कहीं 48 वाला जो साल था आपकी एज का, वो बहुत ही बेहतरीन था। सर कुछ और मेमोरीज बताइए जो कि उस एज में, उस साल जो कि आपके साथ हुई। अब अगर हम पीछे चले जाते हैं 16 साल पहले, यानी सन 2004, जब मेरी उम्र 48 साल थी। जनरली जो नॉर्मल लोग भी हैं, वो भी इस उम्र में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज या एडवेंचर स्पोर्ट्स में से अपने आप को रिटायर करने की कोशिश करते हैं, और मेरा तो वो नहीं था। और मैं अपने आप को ये बता दूं कि भाई मैं उस समय स्पोर्ट्स और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए बच्चा ही था। और 2004 मेरी लाइफ का इसलिए टर्निंग पॉइंट है कि जैसे मैंने बताया कि मैंने ड्रीम रन दौड़ी फरवरी के महीने में सन 2004 में। फिर उसी साल मैंने 12.5 किलोमीटर दौड़ी अक्टूबर के महीने में। उसके बीच में जब मई का महीना आया तो मुझे पता चला भाई ट्रैकिंग भी कोई चीज होती है, यानी पहाड़ों पे चढ़ना। तो मैंने सोचा भाई ट्राई तो किया जाए, अगर जचेगा तो करेंगे, नहीं जचेगा तो छोड़ देंगे। फिर मई के महीने में मैंने अपने आप को रजिस्टर किया सारपास, जो कि कसोल के ऊपर नगारू एक पहाड़ है, तो वहां के लिए मैंने अपने आप को रजिस्टर किया। और यहाँ मैं अपने भाई के साथ वहां गया, लेकिन उन्होंने कहा कि आप भी पहली बार आए हो और आपके ब्रदर भी पहली बार पहाड़ों पे आए हैं, तो इसलिए उन्होंने वहां से एक लोकल लड़का मुझे एस्कॉर्टिंग के लिए दे दिया। और मुझे इतनी खुशी हुई। वो 13 दिन का जो ट्रैक था, 13 दिनों में बिना किसी इंजरी के और बिना किसी तकलीफ के उस लड़के ने मुझे 13,800 फुट की हाइट कंप्लीट कराने में मदद की। और फिर उसके बाद जब नीचे आया बेस कैंप पे, फिर मेरे दिमाग में एक जगह घूमने लग गया, अरे यार ये भी कर सकते हैं। और मैंने उसी को कंटिन्यू करते हुए आने वाले सालों में फिर मैंने और भी बहुत सारे ट्रैकिंग की। और जैसे कि आपने नाम लिया डोलमा पास का, करते फिर 2007 में मेरे दिमाग में आया ये छोटी छोटी पहाड़ियां चढ़ के कोई मतलब नहीं है, कुछ बड़ा किया जाए। अच्छा। तो वो तो उसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा, पहले सन 2004 की बात कर लें। फिर उसी साल 2004 में अक्टूबर के महीने में मैंने स्विमिंग में अपने आप को क्वालिफाई कराया ऑल इंडिया स्विमिंग कंपटीशन फॉर डिसेबल्ड में 50 मीटर फ्री स्टाइल के लिए। और जब पूल में मैं डाइव लगाई तो दिमाग में यही चल रहा था कि 50 मीटर अच्छी स्पीड में कैसे कंप्लीट करूं।
लेकिन जब मैंने कंप्लीट किया पता चला कि मेरे हाथ में गोल्ड था। फिर उसको भी मैंने कंटिन्यू किया। उसके बाद मुझे सिल्वर मेडल भी मिला, ब्रॉन्ज मेडल भी मिले आने वाले सालों में। फिर कई बार कुछ भी नहीं मिला, लेकिन उसको मैंने कंटिन्यू किया सन 2011 तक। अब 2004 में तो इतनी सारी इवेंट्स हो गए। अब अगर आप ये पूछोगे कि भाई मैंने स्विमिंग क्यों छोड़ दी या फिर क्या ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग क्यों छोड़ दी, क्योंकि उसमें एक तो समय बहुत ज्यादा लगता है, पैसा भी बहुत ज्यादा लगता है। और बिल्कुल बिल्कुल मैराथन के लिए क्या होता है कि अगर आप मान के चलो कहीं अपने तो 2 या 3 दिन लगते हैं, लेकिन ट्रैकिंग के लिए निकलते हैं तो उसमें तो 10-15 दिन लगातार लग जाते हैं। उन दिनों के लिए कोई स्पॉट अवेलेबल भी नहीं होते। फिर उसी में जैसे मैंने बीच में बात छोड़ी 2007 में मैंने अपने आप को रजिस्टर करने के लिए अप्लाई किया कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए, लेकिन मुझे वो रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि मैं विजुअली इम्पेयर्ड था। फिर मैंने सोचा करना तो है। 2008 में फिर से मैंने अपने आप को रजिस्टर की एप्लीकेशन डाली। अगेन द रिजल्ट वाज रिजेक्शन। लेकिन सन 2009 में मुझे उन्होंने सिलेक्ट कर लिया। लेकिन सिलेक्ट करने के बाद जब मैं दिल्ली में पहुंचा तो वहां पर मेरे इतने टेस्ट वगैरह करवाए गए, मेडिकल टेस्ट करवाए, और फाइनली उन्होंने मुझे ये पूछा आपको दिखता तो है नहीं, आप कैसे करोगे जी? मैं तो यहाँ से चलूंगा, कराएगा भगवान, प्रभु अपने आप करवाएंगे। मैंने सारे मेडिकल टेस्ट पार किए, अच्छे तरीके से पार किए, और फिर उन्होंने मुझे ग्रीन सिग्नल दे दिया। और यहाँ से जो एस्कॉर्ट मैं लेके गया था मुंबई से, तो उसको भी उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया। लेकिन जब हम पहुंचे धारचूला अल्मोड़ा के आगे, तो वहां से हमने चढ़ाई शुरू करनी थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे 3 ITBP के जवान अलॉट कर दिए, जो कि चाइना बॉर्डर तक लिपुलेख पास आता है, वहां तक उन्होंने मुझे एस्कॉर्टिंग की। पहले वहां से धारचूला से हम चले पांगा, गाला, गुंजी, काला पानी, नाबीडांग, फिर लिपुलेख पास। उसमें हमको लगे 8 दिन। 8 दिन तक ITBP के जवानों ने मेरा इतना ख्याल रखा कि आप सोच भी नहीं सकते कि भाई घर वाले भी रखते होंगे। फिर लिपुलेख पास पे, अच्छा उसमें मैं ये बता दूं, भाई जब गुंजी में थे वहां पर जाके फिर से के मेडिकल टेस्ट हुए, वो भी मैंने क्लियर कर लिए। और वहां के जो CMO थे PS गुंजियाल, वो इतने वहां से प्रभावित हुए थे। आने वाले 2 दिनों में उन्होंने मुझे एस्कॉर्टिंग की अप टू द बॉर्डर। और फिर जब चाइनीज टेरिटरी पे पहुंचे हैं लिपुलेख पास, तो PS गुंजियाल उनके चाइनीज अथॉरिटीज को बोलते हैं भाई इनको नजर नहीं आता, इनका ख्याल आपको रखना है। वो चाइनीज अथॉरिटी जो ऑफिसर होगा वो पहले तो मुझे ऊपर से लेके नीचे तक देखता है, फिर इशारे से उसको PS गुंजियाल उन्होंने बताया भाई ही इज ब्लाइंड एंड यू हैव टू टेक केयर। आप नहीं मानेंगे, वो ऑफिसर बकायदा नीचे झुक के मेरे घुटनों पे हाथ लगाया और खुद पकड़ के मुझे ले गया। एक छोटा सा टाउन है बॉर्डर से करीबन 6 किलोमीटर दूर, वहां तक वो खुद उसने मुझे एस्कॉर्ट किया। और फिर वहां पर जाके PLA यानी पीपल लिबरेशन आर्मी के 2 जवानों ने मुझे अलॉट किए। और चाइनीज साइड में जो कि ज्यादा कठिन और ऊंची चढ़ाइयां थी, वहां पर PLA के दोनों जवानों ने मुझे हेल्प किया। और जब मैंने डोलमा पास, जिसकी हाइट आपने बताई 19,830 फुट, जब मैं उसके ऊपर चढ़ा तो मन में इतनी खुशी थी कि भैया क्या, अब मैं क्या बताऊं कि मेरी आंखों में से कुछ आंसू भी टपक गए, खुशी के आंसू थे जी। फिर जैसे भी होके कर करा के जब नीचे आए, लोग मुझे पूछते हैं भाई डर वर तो नहीं लगा? डर भैया किस बात का लगना था? बोलते आपको दिखता भी नहीं, फिर भी आपने क्लियर किया, और इतने ऊंचे पहाड़। तो मैं फिर आपको भी ये बता दूं कि वहां पर मैंने जो मीडिया में एक शेर बोला था, आपको भी सुना लेता हूँ जी। मैंने उनसे एक ही बात कही, भैया कि देखना हो अंदाज हमारे चढ़ने का, देखना हो अंदाज हमारे चढ़ने का, इन पहाड़ों को कह दो जरा और ऊंचे हो गए। अरे वाह भाई, ये पहाड़ तो कुछ नहीं। फिर मुझे किसी रिपोर्टर ने ये पूछा, डू यू थिंक दैट यू वर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड? मैंने कहा नहीं। बोलते क्यों, आप तो इतनी हाइट चढ़ के आ गए। मैंने अगर मैं ये सोच लूंगा दैट आई वाज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, तो भाई एवरेस्ट कैसे चढ़ूंगा? अरे वाह। तो वो जज्बा लेकर मैं अभी भी जी रहा हूँ। जब भी मौका लगा और प्रभु की दया रही और लोगों की हेल्प मिली,
तो मैं वो भी कोशिश करूंगा। और नॉट ओनली एवरेस्ट, पूरी दुनिया में जो ऊंची ऊंची शिखर जिसको कहते हैं, पीक्स कहते हैं, वो भी मैं चढ़ने की कोशिश करूंगा। ये सब प्रभु की कृपा से ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, जज्बा चाहिए होता है कि सब को कॉन्कर करने का, वो आपके अंदर बिल्कुल है। तो मैं भी यही प्रे करूंगी कि आप जो चाहे ऊंचे से ऊंचे पहाड़ चढ़े, जितनी यू रन माइल्स एंड माइल्स ऑफ किलोमीटर्स, आप बहुत लंबी लंबी दौड़े, आप जितना जो चाहते हैं वो आपको मिले, पर बस इस जज्बे को कायम रखिएगा सर। और बाकी जहां तक रही सर रेसेस की बात, ट्रेनिंग की बात, सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है एक हमेशा। आप जैसे आप ट्रेनिंग भी करते हैं, हाफ मैराथन के लिए जब ट्रेन करते हैं या रेसेस में दौड़ते हैं, तो वो हेल्प कहाँ से मिलती है आपको? आप ट्रेन कैसे करते हैं? देखिए, ट्रेनिंग की अगर बात करें, जैसे मैंने बताया कि मैं अगर घर से बाहर कदम रखता हूँ तो मुझे एस्कॉर्ट की जरूरत पड़ती है, और रोज मुझे एस्कॉर्ट में अवेलेबल हो जाए वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जो ट्रेनिंग है, जिसको कि प्रैक्टिस कह लो या ट्रेनिंग कह लो, तो मैं घर पे स्पॉट जॉगिंग करता हूँ। उसके अलावा अपना दमखम बनाए रखने के लिए प्राणायाम करता हूँ, और अपनी बॉडी में लचीलापन बनाए रखने के लिए कुछ आसन करता हूँ। और ये मेरा डेली रूटीन होने की वजह से मैं आप ये सब कर पाता हूँ। जब आउटडोर जाता हूँ तब इनिशियली शुरू के सालों में तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी एस्कॉर्ट ढूंढने में, लेकिन उन एस्कॉर्ट्स को मैं, जितने भी मुझे एस्कॉर्ट मिले हैं सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। भाई, उन्होंने मुझे चाहे 10 किलोमीटर की दौड़ हो, चाहे 21 किलोमीटर की दौड़ हो, चाहे वो अल्ट्रा मैराथन हो, और जहां जहां मेरे दौड़ की जरूरत पड़ी कुछ एस्कॉर्ट सामने आए और उन्होंने मुझे एस्कॉर्टिंग की, उन सबका मैं आभारी हूँ। तो बाहर निकल के तो बिना एस्कॉर्ट के पॉसिबल नहीं है। और जब, जैसे मैं ये भी बता दूं, मैंने ऑल ओवर इंडिया 13 स्टेट्स में 28 सिटीज में दौड़े लगाई हैं। हर जगह जाने के लिए एस्कॉर्ट अवेलेबल नहीं होते। बिल्कुल, इसके लिए क्या करना पड़ता है कि भैया क्या, अभी जाता हूँ कई बार आगे लोग एस्कॉर्ट भी लेने पड़ते हैं, और उनकी ट्यूनिंग नहीं होती, क्योंकि एक नॉर्मल बंदा दौड़ेगा और एक विजिलिंग पैड बंदा किसी एस्कॉर्ट का हाथ पकड़ के या स्टिक पकड़ के दौड़ेगा, बड़ा डिफरेंस होता है। तो पहले तो उनके साथ ट्यूनिंग करो, और ये सब इतना आसान नहीं होता, क्योंकि कई बार तो ऐसे कि ट्यूनिंग ना होने की वजह से इवन लोकल भी मैं कई बार गिरा हूँ, बाहर जाके भी गिरा हूँ, कई बार घुटने भी मेरे छिल गए हैं, मेरे एंकल्स भी क्या मोच आ गई है, लेकिन फिर भी भगवान का नाम लेके उठता हूँ और बोलता हूँ चल अमरजीत कंप्लीट कर ले भाई, और प्रभु की दया से कंप्लीट करता हूँ, अगली मैराथन के लिए फिर तैयार हो गया। जी सर, जो आप एस्कॉर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो हाउ डिड यू मैनेज टू हायर दी बडीज या फिर रनिंग बडीज? आप कैसे, किस तरीके से उनको कांटेक्ट करते हैं, या खुद से कोई, मतलब कैसे आप मैनेज करते हैं रनिंग बडीज, अपना पूरा मैनेज करना? शुरू में तो ऐसा होता था कि भैया क्या पहचान नहीं, हाँ जी तो शुरू में तो ऐसे होता था कि भैया क्या लोगों से पहचान भी नहीं थी, बड़ी दिक्कत होती थी भैया क्या कहाँ से ढूंढे एस्कॉर्ट, और किसी के ना दौड़ने वाले को अगर मैं दौड़ा दूं तो उसमें क्या उतना मजा भी नहीं आता। धीरे धीरे करके जैसे मैं दौड़ों में पार्ट लेता गया तो लोग मुझे देखने लगे, तो फिर उन्हीं में से जो मुझे देखते थे और मुझे आगे ग्रीट करते थे, मुझे शाबाशी देते थे, उनमें से फिर क्या कई लोगों के आगे आने लग गए। और आज की तारीख में ऐसा हो गया, कहीं भी दौड़ने जाता हूँ तो मुझे लोग कहते हैं सर आप अगली बार जब दौड़ोगे तो हम आपको एस्कॉर्ट करेंगे। यानी तब और अब 16 साल पहले और आज की तारीख में इतना डिफरेंस हो गया है कि पहले कोई मिलता नहीं था, अब कई लोग ऐसे हैं कि सर हम करेंगे। और आपको मैं ये भी बता दूं, कितनी ऐसी मैराथन होती है जो 21 किलोमीटर की दौड़ है, एक ही एस्कॉर्ट के साथ मैं दौड़ता था। अब कई बार ऐसा भी हुआ कि 21 किलोमीटर में सर मैं करते करते 5-6 लोग मुझे बारी करते हैं। और उसमें सिर्फ ये नहीं कि भैया क्या, यहाँ जब मैं बाहर जाता हूँ, जैसे समझो चंडीगढ़ चला गया, दिल्ली चला गया, या बेंगलोर चला गया, या महाराष्ट्र के किसी सिटी में चला गया, तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो एक ही बात बोलते हैं, आप अपने साथ जो एस्कॉर्ट लाए हो उसको अलग दौड़ने दो, हम आपको एस्कॉर्ट करेंगे। और अब तक मेरे 16 साल के रनिंग कैरियर में मुझे 118 एस्कॉर्ट्स मिले हैं जिन्होंने मुझे एस्कॉर्टिंग की है, और मैं सबका आभारी हूँ। बनता है उनको, बिल्कुल सच में बहुत
बहुत नेक काम है, आप किसी की हेल्प कर रहे हो आप, और ऐसे बंदे की हेल्प कर रहे हो जिसके अंदर खुद भी भागने का, अंदर जो सेल्फ मोटिवेटेड है भागने के लिए खुद, और बहुत ही अच्छा और अच्छी चीज है, ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, और सबको हेल्प तो करनी चाहिए। अब आसपास हमारे लोग बहुत मिल जाते हैं हमें, पर हम ज्यादातर ध्यान नहीं देते, बट हेल्प करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सोनाली, मैं तो यहाँ तुमको यहाँ रोकूंगा। अभी जैसे मैंने जी बताया इतने सारे स्पॉट मिले, शुरू में दिक्कत होती थी मिलने में, फिर आप थोड़ा इजीली मिलने लग गए, लेकिन इतना जी इजी भी नहीं था, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता था जिस स्पॉट के साथ मैंने 5-7 मैराथन दौड़ ली, तो कई बार उसके दिमाग में ये भी आता था अगर मैं नहीं रहूंगा तो हो सकता है कि इसको कोई मिले ना। तो लास्ट मोमेंट जब मैं मान के चलो भाई जैसे रजिस्टर किया हुआ है, आखिरी दिन पे कई क्या स्पॉट ऐसे भी हैं, मैं किसी का नाम लिए भी नहीं बता रहा हूँ, भाई ऐसे भी हैं लास्ट मोमेंट पे उन्होंने क्विट कर दिया, और मेरे जो रजिस्ट्रेशन के पैसे हैं, जैसे अब सिटी जैसे दिल्ली विल्ली जाना है या कहीं रजिस्टर और कराई हुई है, वो सब खर्चे जो किए वो भी वेस्ट हो जाते थे, और मेरी इवेंट भी मिस हो जाती थी। अब अगर समझो मान तो मुझे ऐसे स्पॉट्स ने अगर डिच नहीं किया होता तो आज मेरी ये 130 नहीं, हो सकता है 145 150 में हाफ मैराथन भी कंप्लीट हो चुकी होती। तो ये कहना चाहता हूँ कि इतना सफर आसान नहीं, लेकिन भगवान की दया से अब तक यहाँ तक आया हूँ, तो आगे भी प्रभु करेंगे और आगे बढ़ता चला जाऊंगा। आने वाले दिनों में हो सकता है और भी अच्छे स्पॉट मिले। अब इसमें मैं ये भी जोड़ूंगा, कई स्पॉट ऐसे भी थे जिनका की खर्चा मुझे ही करना पड़ता था, और कई ऐसे भी थे जो खर्चा वो हम आधा आधा भी करते थे, और तब और अब में डिफरेंस आ गया कि लोग थोड़े सेंसिटिव हो गए हैं और हेल्प करने के लिए आगे आते हैं। इनिशियल ईयर्स में तो क्या कि जैसे स्पॉट नहीं भी मिलते थे, और मिलते थे तो हो सकता है कि वो डिच भी करें, तो एक सर्टेनिटी नहीं होती थी। आज ये हो गया कि अगर एक स्पॉट मुझे डिच कर भी देगा तो दूसरा मेरे लिए तैयार खड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। सो रही सर मैराथन इवेंट्स और अलग अलग जगह जाना आना, पूरा खर्चा उठाना, इवन मैनेज करना एक तरीके से पूरा एक इवेंट, उसमें खर्चा तो होता ही है। फाइनेंस सबके लिए चाहिए, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइनेंस चाहिए। इवेंट आप करके आ रहे हो, एस्कॉर्ट भी आपके साथ है, आपका खुद का खर्चा आने जाने का, जब आप क्रॉस सिटी या क्रॉस स्टेट करते हो या कुछ ऐसी रन्स करते हो तो उसमें खर्चा होता ही है। तो वो फाइनेंस कैसे आप मैनेज करते हो सर ओवरऑल? तो पहले तो ये था कि भाई जैसे मन में दौड़ने की इच्छा हुई या ट्रैकिंग की इच्छा हुई, तो जो भी खर्चे होते थे जेब से किए जाते थे। फिर ऐसा भी हुआ कि एक दौर ऐसा भी आया कि जो मुझे स्पॉट मिल रहे थे तो उनके साथ मेरी बात होती थी, तो जो भी खर्चा होता था हम आपस में बांट लेते थे जी। कई ऐसे भी स्पॉट हैं जो कि हाथ झाड़ देते थे, तो पूरा मुझे ही करना पड़ता था, लेकिन मैंने क्योंकि गोल सेट किए हुए होते थे तो गोल अचीव करने के लिए मुझे खर्चा करना था और कर रहा था। लेकिन प्रभु की दया से बीच में ऐसे हो गया कि करीबन 1.25 साल मुझे एक स्पॉन्सर मिल गया जिसके प्रोडक्ट को मैं एंडोर्स कर रहा था। वो 1.25 साल, हाँ जी, तो उस कंपनी के जो ओनर थे उन्होंने मुझे 1.25 साल के लिए एज ए प्रमोटर या एंडोजर का यूज करना शुरू कर दिया। और मेरी उस दरमियान जितनी मैराथन होती थी, चाहे वो मुंबई में हो चाहे कहीं भी किसी भी सिटी में हो इंडिया की, तो मुझे स्पॉन्सर करते थे और मेरा पूरा खर्चा उठा देते। और जैसे कि मैंने बताया प्रभु की दया के बिना कुछ नहीं होता, और धीरे धीरे जैसे तो आज लोगों में मैं पॉपुलर होता जा रहा हूँ, इसलिए मैं आपके सामने या इस प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ। तो उस पॉपुलैरिटी की वजह से कई ऑर्गेनाइजर्स हैं, ना सिर्फ मुंबई में, ना सिर्फ महाराष्ट्र में, दिल्ली में भी कई जगह ऐसे ऑर्गेनाइजर्स हैं जो मुझे इनवाइट करते हैं, और जब वो इनवाइट करते हैं तो फिर वो मेरा पूरा खर्चा भी बेयर करते हैं, और मैं उन सब का आभारी हूँ। और आने वाले दिनों में भी ये ऐसा मेरे दिमाग में बात है कि अगर मुझे मौका मिलता रहा तो इंडिया में तो ठीक है, मैं अब्रॉड भी जाके दौड़ने की कोशिश करूंगा, और हो सकता है कि ये शो देख करके ना सिर्फ इंडिया में बाहर के लोग भी मुझे इनवाइट करने और मैं वहां पर जाके दौड़ने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होगा सर, और मैं पूरी कामना करती हूँ कि ऐसा ही हो। और जहाँ तक आपने बोला सर
फाइनेंस को मैनेज करने की बात, मैं एक्चुअली एक अपील छोटी सी, या फिर आप ये कह लो कि मैं बस एक चीज बोलना चाहूंगी लोगों को कि जैसे कि लोग जो कि रहते हैं स्पोर्ट्स में रहते हैं, चीजें करते हैं, या फिर आप जैसे लोग जो कि स्पेशल बिल्कुल विजुअली इम्पेयर्ड होके, या फिर जो भी डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, या फिर जिनको थोड़ी सी भी हेल्प की जरूरत है, और मे बी उनकी आपकी एक हेल्प उनको एक अलग लेवल पे पहुंचा देगी, और आपको अंदाजा भी नहीं है कि मतलब उनकी लाइफ में वो एक छोटी सी हेल्प कितना बड़ा पार्ट प्ले करेगी। तो कहीं ना कहीं अगर आपके आसपास आप ऐसे लोगों को देखो, या फिर कभी भी आप अगर अच्छा जगह कि आपको किसी की हेल्प करनी चाहिए, तो आप प्लीज एक स्टेप बैक मत लेना, बल्कि एक और स्टेप आगे रखकर उन लोगों की हेल्प करना, क्योंकि उनके लिए वो एक उनको उनके ड्रीम्स तक पहुंचाने का एक अगला स्टेप होगा। तो आई थिंक ऐसे जितने भी लोग हैं जो देख रहे हैं, ऐसी किसी कंपनी को जानते हैं, या फिर ऐसे लोग जो हेल्प करने के लिए तत्पर रहते हैं, कोई अपना प्रोडक्ट इंडोर्स कराना चाहता है, या कोई भी ऐसी चीज जो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं चीजें आगे बढ़ाने के लिए, आई एक्चुअली वांट टू टेल देम कि प्लीज आगे आके आप हेल्प कीजिए, क्योंकि अमरजीत जैसे लोगों के लिए, अमरजीत सर जैसे लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी हेल्प होती है। और उन लोगों को फिर कोई इवेंट करने में, या कोई एक मैराथन दौड़ने में, या कोई भी एक आप बोलो कोई भी एक ऐसा मुकाम हासिल करने में एक थोड़ा सा आसानी मिलती है, और बहुत बड़ी हेल्प होती है। I personally suggest you to please come forward and help especially abled people, and also everyone in the under the sky, जिनको भी आपको लगे थोड़ी सी भी हेल्प की जरूरत है, एंड if you can आप प्लीज हेल्प कर, और ये काफी अच्छा रहेगा उनको आगे अपने ड्रीम्स तक पहुंचने के लिए, एंड ऑफ कोर्स आपके लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि एक जो संतुष्टि मिलती है किसी की मदद करने के बाद ना, वो अलग लेवल की होती है, वो उसको मैच नहीं कर सकता कोई। तो एक छोटी सी अपील ये है। बाकी सर अगर मैं आगे पूछूं कि आप ऐसी कोई टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, या असिस्टिव ऐसी कोई चीज ऐप यूज करते हैं जिससे आपको लाइफ में थोड़ा और आसानी मिलती है, आप कोई भी कुछ भी, व्हाट वुड यू सजेस्ट टू विजुअली इम्पेयर्ड पीपल जो आप अगर यूज करते हैं और आपको लगता है कि ये चीज उनको हेल्प कर सकती है, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी या ऐप का इस्तेमाल आप करते हैं सर? देखिए, मैं ऐसे मतलब रेगुलर लाइफ में तो कुछ ऐसे यूज नहीं करता, लेकिन अब जैसे कि हो गया लॉकडाउन की वजह से सब दुनिया घर के अंदर बंद हो गई, डब्बे के अंदर बंद हो गई। तो अब अगर मान के चलो मैं 64 साल की उम्र में घर बैठ जाऊंगा और कुछ नहीं करूंगा, तो मेरे जो जॉइंट्स हैं वो जकड़ जाएंगे। फिर मैं फ्यूचर में अगर बाहर पढ़ने की कोशिश या ट्रैकिंग की कोशिश तो हो सकता है पॉसिबल ना हो। फिर ऐसे कि क्या कुछ ऑर्गेनाइजर्स ने कुछ वर्चुअल रन्स का ऑर्गेनाइज करते हैं, तो मैंने क्या कोशिश की भाई दौड़ूं। तो इनिशियली मैंने दौड़ना शुरू किया वर्चुअली, मैंने 5 किलोमीटर ट्राई किए थे। अब कैसे पता कि 5 किलोमीटर कैसे हुए, तो मैंने अपनी बच्ची के स्मार्ट मोबाइल में जो एप्लीकेशन डाउनलोड करवा ली, और उस एप्लीकेशन की मदद से मैंने 5 किलोमीटर कंप्लीट किए। उसमें ये हुआ कि भाई हर किलोमीटर पे मोबाइल में से आवाज आती है, यू हैव कंप्लीटेड 1 किलोमीटर एंड यू हैव टेकन सो मच टाइम। और 5 किलोमीटर कंप्लीट होने पे फिर वो मुझे कांग्रेचुलेशन का आवाज आती है, एंड यू हैव कंप्लीटेड योर 5 किलोमीटर्स इन सो मच ऑफ टाइम। मुझे हौसला बढ़ा, तो मैंने हो गया फिर उसमें 10 किलोमीटर भी दौड़े, और तब से लेके अब तक, यानी जून के महीने से लेके अब तक मैंने 14 हाफ मैराथन वर्चुअली दौड़ी है, और करीबन 8 किलोमीटर की दौड़े भी दौड़ी हैं वर्चुअली। और ये सब पॉसिबल हो रहा है उस ऐप की वजह से, जो कि फोन के अंदर डाउनलोड की जाती है। तो मैं जो भी विजुअली इम्पेयर्ड है, हालांकि वो भी क्या काफी कई ऐसे विजुअली इम्पेयर्ड है जो कि बहुत ही आगे तक पहुंच चुके हैं टेक्नोलॉजी में, लेकिन मैं उनको यही कहूंगा, नॉट ओनली रनिंग, इसमें आप कितना स्टेप चल रहे हो, या कितना स्विमिंग कर रहे हो, या कितनी साइकिलिंग कर रहे हो, वो भी सारा उसमें फीड हो जाता है, डेटा आपका आ जाता है। तो ये टेक्नोलॉजियों को के हेल्प से आप आगे बढ़ सकते हो। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आपके साथ साइटेड बंदे हैं, उनकी हेल्प से आप ये ऐप डाउनलोड करो। एक नहीं, दो नहीं, कई ऐप्स हैं, आप उसमें से कोई डाउनलोड करो जो आपको उचित लगती है, और उसकी सहायता से आप आगे बढ़ सकते हैं। और टेक्नोलॉजी इसके अलावा भी बहुत सारी हैं,
अब मैं तो जैसे बता चुका हूँ कि मैंने स्टडीज छोड़ दी थी बीच में, तो बाद मैंने कभी कोशिश भी नहीं की इंटेलेक्चुअल तरीके से आगे बढ़ूं। कितने ऐसे भी हैं, आपको नेत्रहीन बता दूं, जो कि कंप्यूटर के मास्टर्स हैं, और कितने ऐसे भी हैं, जैसे एक तो इंडिया के अंदर एक व्यक्ति ऐसे भी हैं जो AS हो चुके हैं, और कितना ने तो BMA भी कर लिया हुआ है। तो ये सब जो स्मार्ट जो टेक्नोलॉजी आ चुकी है, उस टेक्नोलॉजी की वजह से लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जो लोग यूज नहीं कर रहे हैं, तो मैं उनको भी अपील करूंगा कि वो लोग टेक्नोलॉजी यूज करें और उसकी मदद से लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि जो ना कर सके। जी बिल्कुल, नहीं बहुत अच्छा सजेशन है, क्योंकि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी आपको हेल्प कर रही है, और कहीं ना कहीं वो आपको आगे और स्ट्रेंथ दे रही है चीजों को समझने के लिए। आपको हमेशा अब आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, तो आपको जरूरी नहीं है फिजिकली आपके साथ कोई भागे तो जरूरी है, आप ट्रेनिंग आप ऐसे भी अपनी कर सकते हो। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर रही है। तो बिल्कुल आप ये सब चीजें एप्स बिल्कुल हेल्प दे सकते हैं इन चीजों को। और सर आपने जैसे 130 अभी तक हाफ मैराथन्स की हुई हैं, टोटल ऑफ 50+ अभी तक रन्स की हुई हैं, रेसेस जिनको बोल सकते हैं हम, इवेंट्स में आपने ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग, आपने बहुत सारी चीजें की हुई हैं। सर व्हाट्स योर प्लान फॉर द कमिंग ईयर? लेकिन उसमें मैं पहले एक चीज जोड़ दूं और जी, अब जैसे बिल्कुल। कि घर में बैठे बैठे बात होती थी कि क्या आपने दौड़ना शुरू किया, आप अर्थ के ऊपर जो हो रहा है वो कर लिए, पहाड़ भी चढ़ लिए, स्विमिंग भी कर ली, हवा में क्या? तो मेरे मन में एक बात जागी, भाई हवा में क्या? तो फिर सर्च किया थोड़ा बहुत। तो इसी साल फरवरी के महीने में मैं इंडिया का फर्स्ट ब्लाइंड पर्सन बन गया जिसने कि पैरामोटरिंग की और 1000 फुट की हाइट तक एलिवेशन गेन किया, और लगभग 10 किलोमीटर तक वो पैरामोटरिंग की है। और आने वाले सालों में, अभी जैसे यू आस्क्ड मी अबाउट द फ्यूचर प्लान्स, अब जैसे कि मैं पहले मैराथन की बात कर लूं, जब मेरी मैराथन हाफ मैराथन की बात करूंगा, क्योंकि ओवरऑल तो मैंने 206 रन दौड़ी हैं, उसमें हाफ मैराथन भी है, मैराथन भी है, सुपर अल्ट्रा भी है, और 10 किलोमीटर रन भी है। लेकिन हमारी बात हो रही है हाफ मैराथन। तो मैं हर साल अपना टारगेट सेट करता था। जैसे कि 2019 में का मैंने जनवरी महीने में मैंने टारगेट सेट किया था कि मेरे को 101 हाफ मैराथन कंप्लीट करनी है। और प्रभु की दया से 2019 जनवरी महीने में मैंने मुंबई में टाटा मुंबई मैराथन में अपना फर्स्ट टारगेट जो 101 हाफ मैराथन था वो हिट कर लिया। और फिर वही मुझे अगर रिपोर्टर्स ने पूछा, सर आपका अगला टारगेट, तो मैंने अगला टारगेट को बोला अगले साल जब मुझे यहाँ मिलोगे टाटा मुंबई मैराथन में, तो मैं 125 हाफ मैराथन कंप्लीट करके आपके सामने खड़ा हूँ। और प्रभु की दया से फिर अगेन 2020 जनवरी में मैंने 125 हाफ मैराथन कंप्लीट कर ली थी। और फिर अगेन मेरे पूछा गया, तो मैंने अगले साल 2021 जनवरी तक मैंने 151 टारगेट कर दिया, जिसमें कि मैंने 5 हाफ मैराथन कर भी ली जनवरी से लेकर के 1 मार्च तक। फिर उसके बाद लॉकडाउन वगैरह हो गया, तब मुझे नहीं लगता कि बाकी जो बचे हुए दिन हैं उसमें भी कोई बाहर आके मैराथन होंगी। अगर होंगी तो भी क्या, इस समय मेरी 130 हुई है, तो 21 हाफ मैराथन मैं 2 महीने में तो नहीं कर सकता। इसलिए मैंने अपना जो टारगेट 151 का है वो शिफ्ट करके 2022 तक रख दिया है। और फिर जब 151 कंप्लीट होगी, फिर धीरे धीरे अपना टारगेट आगे बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि अगर टारगेट आगे नहीं बढ़ाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो मैं तो खुद भी कहता हूँ, सोचता हूँ और कहता भी हूँ, और लोगों को भी कहता हूँ, अपने आप में भूख पैदा करो। अगर आप में भूख होगी तो आप आगे बढ़ोगे। इफ यू हैव द हंगर और डूइंग समथिंग, तो अगर हंगर ही नहीं होगी, आप में भूख ही नहीं होगी, तो करोगे क्या? तो ये सब चीजों के लिए भूख पैदा करनी जरूरी है। ये तो होगी मैराथन की बात। और जब आगे बढ़ेंगे, और कब तक बढ़ेंगे, क्योंकि 56 की तो उम्र हो चुकी। अब कई लोग तो मुझे ये भी कहते हैं, अगर फौजा सिंह 108 साल तक पढ़ सकते हैं तो आप क्यों नहीं? उनमें और हमारे में बड़ा फर्क है, क्योंकि वो बहुत बड़ी उम्र में उन्होंने दौड़ना भी शुरू किया, और इतने सालों तक। और आज की तारीख में मुझे ये बताओ ना, 100 साल से ऊपर जीता कौन है? जी 70 और 80 साल के ऊपर कोई हो जाता है तो बिस्तर से उठता भी नहीं है। तो वो तो तो प्रभु की दया रही तो वो भी कोशिश रहेगी, लेकिन होगा। ये है कि भाई उसके अलावा
जैसे मैंने बताया कि ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग में आने वाले सालों में कुछ ऊंचे जो पीक्स हैं वो भी स्केल करने की कोशिश करेंगे जी। जैसे बातें हो गई ये ट्रैकिंग की, रनिंग की, और सबसे लास्ट में मैंने जो अपना टारगेट सेट किया था कि मैंने पैराग्लाइडिंग तो कर ली। अब आने वाले दिनों में जब भी लॉकडाउन खुलेगा सबसे पहला मेरा जो इवेंट हवा में होगा दैट विल बी स्काई डाइविंग, और 12,000 फीट के हाइट से कूदूंगा। पैराशूट खुला तो बढ़िया, नहीं तो जय श्री राम। बिल्कुल खुलेगा सर, आप बहुत बिल्कुल पैराग्लाइडिंग भी कंप्लीटली सक्सेसफुली करके आएंगे, एकदम सक्सेसफुली कंप्लीट करके आएंगे, और आपके अचीवमेंट्स में एक और चीज बढ़ेगी, और एक नहीं बहुत सारी, आप पैराग्लाइडिंग भी करेंगे, स्काई डाइविंग भी करेंगे, आप सब चीजें जो आप चाह रहे हो आप कंप्लीट करोगे अच्छे से, क्योंकि विल पावर होना बहुत जरूरी है सर, जो कि आपके अंदर एक बहुत ज्यादा कूट के भरा हुआ है, और आई थिंक वो मन की नजरों से आप देखकर वो सारी चीजें अकम्प्लिश और कॉन्कर करोगे और बहुत अच्छे से सक्सेसफुली करोगे सर। तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं मुझे, क्योंकि वो स्ट्रेंथ आपके अंदर है, इतनी स्ट्रेंथ है कि आप खुद भी वो चीजें करते हो और आप इतना पॉजिटिवली इम्पैक्ट भी कर रहे हो लोगों को आपके आसपास जो है। तो आई थिंक दैट इज ये बहुत ही ज्यादा कॉमन नहीं होता। तो आप यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब सर, हैट्स ऑफ, सीरियसली हैट्स ऑफ। Thank you. Sir, we have covered almost all aspects of your life, your journey, struggles, and all the challenges you're facing. So, I think अभी आप कुछ भी ऐसा शेयर करना चाहो या अपने कोई व्यूज देना चाहो लोगों को for life, for their positivity, या फिर कुछ भी ऐसा जो आप उनको बताना या फीडबैक देना चाहो, so you can do that. अब मैं कोई ऐसे क्या बोलते हैं वक्ता तो नहीं हूँ कि प्रवचन दूं, लेकिन फिर भी जो लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं उनको मैं एक ही बात कहूंगा, जितनी तुम्हारी कैपेबिलिटी है उससे थोड़ा सा ज्यादा करने की कोशिश करो तो सक्सेस अपने आप मिलेगी। और जो मेरे नेत्रहीन भाई बहन जो मुझे सुन रहे होंगे अगर, या जो नॉर्मल लोग भी सुन रहे हैं देख रहे हैं, तो उन तक ये संदेशा जरूर पहुंचाएं कि भाई अपने आप को कम मत समझें, क्योंकि अगर मैं या कई और नेत्रहीन कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि नॉर्मल लोगों से भी ज्यादा कर रहे हैं, तो उनको एक ही बात दिखानी है, बतानी है कि चांद सितारों के जो खुद हो मोहताज, चांद सितारों के जो खुद हो मोहताज, भीख न मांगो उन उजालों की, बंद आंखों से करो ऐसे काम आंख खुल जाए आंख वालों की। तो हमको एज एन आई ओपनर बन के आगे बढ़ना है ताकि लोगों की आंखें खुल जाएं कि अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों पीछे रहें। तो ना सिर्फ डिफरेंटली एबल, ना सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड, सबको मैं यही कहूंगा कि अपनी कैपेबिलिटी से थोड़ा ज्यादा करने की कोशिश करो, आपको सक्सेस मिलेगी और जरूर मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छा बोला आपने, बहुत ही मोटिवेटिंग था जो भी आपने बोला, और आई थिंक इस चीज को देखकर लोग काफी पॉजिटिव हो जाएंगे और लोगों को और ज्यादा कहीं ना कहीं ड्रीम्स को जो लोग मार देते हैं उसको जगाना बहुत जरूरी है। एम होना चाहिए लाइफ में कुछ करने का, और जरूरी नहीं है आप बड़े से बड़े गोल्स स्टार्ट करो, फिर गोल्स रख के उनको अचीव करो, छोटी चीज से स्टार्ट करो। जी बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन सर, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और सच में बताऊं इट वाज वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यू सर। और इंटरव्यू तो क्या ही बोलूं मैं, एक आपसे बैठ के सर बात हुई, इट वाज प्लेजर हैविंग यू सर, और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी, और सच में बहुत अच्छा लगा मुझे, दिल से काफी अच्छा लगा बात करके आपसे। आई विश यू ऑल द बेस्ट, अ हैप्पी एंड अ हेल्दी लाइफ, आप सारे ड्रीम्स अपने कॉन्कर करें, और बस ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए पहाड़, बड़े से बड़ा पहाड़ चढ़ लें, स्विमिंग जितना मीलों आप स्विम कर सके, और पैराग्लाइडिंग, स्काई डाइविंग सब कुछ करें, और फिर हम दोबारा मिलेंगे ये सब जब आप अचीव कर लेंगे। जी सर, thank you, so that was all from my side. Thank you so much. God bless you all. Yes sir, thank you so much, God bless you too sir.